हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो चेन ऑफ कस्टडी के बारे में है। तो बेसिकली ये वीडियो फॉरेंसिक्स और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए है, ना कि जनरल साइंस या लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है और कैसे आप प्रिकॉशंस आपको एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट या एज अ पुलिस ऑफिसर लेनी चाहिए, जो आपके केस को एक किसी को प्रॉपर जस्टिस दिलाने के लिए यूजफुल रहेगा। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो आल्सो। ओके। तो सबसे पहले ना चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ कि फॉरेंसिक्स के अंदर जो चेन ऑफ कस्टडी वर्ड यूज करते हैं वो चेन ऑफ कस्टडी वर्ड आखिर होता क्या है, क्या मतलब होता है चेन ऑफ कस्टडी का। तो इमेजिन करिए कि आप एक क्राइम सीन में हैं, जहाँ पे आप एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे हैं। वहां पे आप जब जाते हो तो आप देखते हो कि आपको एक यंग वुमेन जो है ना वो ज़मीन पे पड़ी रहती है, और वहाँ पे आपके आस-पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि सोफ़ा हो गया, ठीक है? और आपको वहाँ पे एक सैप जैसा एक वाउंड भी दिखता है और कुछ अलग से ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं और एक वेपन भी मिलता है, ठीक है? तो उस सराउंडिंग में क्या-क्या चीज़ें हैं, ब्लड स्टेन कैसा है, ठीक है? वो जो किचन की नाइफ़ आपको यहाँ पे दिख रही है, ये सारी चीज़ों का क्या रेलेवेंस रहेगा चेन ऑफ कस्टडी में? या चेन ऑफ कस्टडी को हम उसके थ्रू कैसे समझेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। ठीक है? तो आपने क्राइम सीन इमेजिन कर लिया और सारी चीज़ें समझ ली। तो ये जो क्राइम सीन आप देख रहे हो ना, इसी के थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ कि चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, व्हाट इफ द एविडेंस दैट कुड कन्विक्ट अ क्रिमिनल इज प्रेजेंट बट कोर्ट रिजेक्ट इट बिकॉज़ पुलिस फेल्ड टू प्रूव हु हैंडल्ड इट एट लास्ट। ओके। तो समझ रहे हो ना, आपको पता है कि वो एविडेंस क्राइम सीन से मिला है। आपको पता है कि वो एविडेंस किसी को जस्टिस दिला सकता है या क्रिमिनल को पकड़ सकता है। बट ऐसा क्या हुआ जो कोर्ट ने उस एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया और उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये एविडेंस है, और उसका एनालिसिस भी नहीं हुआ, उसके लिए जो रिपोर्ट्स आई वो भी वैलिडेट नहीं हुई, और उन बातों का, उन सारे एविडेंसेस का कोई मतलब बाय द एंड ऑफ द टाइम नहीं निकल के आया। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि एक्सपर्ट ने या पुलिस ने चेन ऑफ कस्टडी को फॉलो नहीं किया है। ओके। इसलिए उस क्राइम सीन में चेन ऑफ कस्टडी को फॉलो करना, या किसी भी क्राइम सीन में चेन ऑफ कस्टडी को फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट रहता है, और क्या रोल रहता है, और कैसे चेन ऑफ कस्टडी फॉलो करी जाती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ओके। तो सबसे पहले समझेंगे इस चेन ऑफ कस्टडी का, अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन समझे तो क्या होता है चेन ऑफ कस्टडी। तो अ चेन ऑफ कस्टडी इज अ डॉक्यूमेंटेड chronological history का एविडेंस। ओके। कोई भी एविडेंस अगर आपको क्राइम सीन में मिला है, तो उसका जो भी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म रहेगा, जो भी शुरुआत में उसको किस ऑफिसर ने हैंडल किया, उसका साइज कैसा था, वो दिखने में कैसा था, ये सारी चीजों को ना आपको एक डॉक्यूमेंट में करना रहेगा। इसके बाद उसकी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री कि वो एविडेंस किस क्राइम सीन में मिला, और क्राइम सीन के बाद वो एविडेंस कहाँ-कहाँ से ट्रैवल करता हुआ कोर्ट के पास पहुँचा। उस पूरी जर्नी को ही हम उस एविडेंस की क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है? इसके बाद डिटेलिंग हू कलेक्टेड इट, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि उस एविडेंस को सबसे पहले किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया और कहाँ कलेक्ट किया। ओके। तो ये सारी चीज़ें जब आप किसी भी एविडेंस का, किसी भी क्राइम सीन का डॉक्यूमेंटेशन करते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी रहती हैं। उसके बाद आपको ये भी बताना रहेगा कि कैसे उस एविडेंस को ट्रांसफर किया गया है। ओके। तो उस एविडेंस को ट्रांसफर कैसे किया गया, इवन तो एविडेंस कहाँ कहाँ से किस व्हीकल के थ्रू आया, उस व्हीकल का नंबर तक भी नोट किया जाता है जब आप चेन ऑफ कस्टडी की बात करते हो। उस एविडेंस को हैंडल किसने किया, किसने उसको एनालाइज किया, कैसे एनालाइज हुआ, ये सारी चीजों की जब आप बात करते हो ना, तो ये एक तरह का चेन बना लेता है कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे जाके खत्म हो गया। इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। Okay, so this meticulous paper or electronic trail ensure the integrity and authenticity
ऑफ अ फिजिकल एंड डिजिटल एविडेंस। ओके, तो जब आप चेन ऑफ कस्टडी फॉलो कर रहे हो ना, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस एक ऐसी चीज को इंश्योर कर रहे हो, एक ऐसी चीज को फॉर्म कर रहे हो जो कि किसी एविडेंस की इंटेग्रिटी को बताता है, किसी एविडेंस की ऑथेंटिसिटी को बताता है। ठीक है, तो इंटेग्रिटी क्या हुआ कि वो एविडेंस एक्चुअली उस क्राइम सीन में था, और उसके थ्रू जो जो रिपोर्ट्स कोर्ट में सबमिट करी जा रही है, या उस एविडेंस को कोर्ट में सबमिट किया जा रहा है, तो उसकी इंटेग्रिटी है या नहीं है, ये सारी चीजों को कौन इंश्योर करता है? चेन ऑफ कस्टडी। वो एविडेंस कितना ऑथेंटिक है, इस चीज को कौन इंश्योर करता है? चेन ऑफ कस्टडी। ओके, तो कोई भी तरह का एविडेंस हो सकता है, कोई फिजिकल एविडेंस हो सकता है, कोई डिजिटल एविडेंस हो सकता है, तो उसका वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो इंश्योर करने में फेल हो जाते हो, और ये सारा काम कौन कर रहा होता है? ये सारा काम कर रही होती है पुलिस। तो अगर वो ऐसे चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करने में फेल हो जाती है, तो उस एविडेंस का कोर्ट में कोई मतलब नहीं होता है। इवन दो नो मैटर कि वो एविडेंस ट्रू था, फॉल्स था, या वो कितना सॉलिड एविडेंस है, अगर उसकी चेन ऑफ कस्टडी इन सारे स्टेप से होते हुए कहीं पे भी बिगड़ी, तो उस एविडेंस की इंटेग्रिटी खत्म हो जाती है, कोर्ट में उस एविडेंस का कोई मतलब नहीं होता है, उसे हम कोर्ट में एडमिसिबल नहीं मानते हैं। तो ये होता है चेन ऑफ कस्टडी का इम्पोर्टेंस, कि आप भले ही किसी क्राइम सीन में थे, आप किस क्राइम सीन में थे, जब तक आप उसकी चेन ऑफ कस्टडी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, उसकी चेन ऑफ कस्टडी को फॉलो नहीं कर रहे हो, तब तक उसके थ्रू कलेक्ट किया गया कोई भी एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। तो आई थिंक आपको चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ना, मैं ये वीडियो फॉरेंसिक स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर वो अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना साथ साथ, तो आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट मैं अपने नोट्स के साथ लेके आया हूँ। तो आप इस सारी चीजों को नोट करके अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो, और समझने के लिए तो ये वीडियो मैंने बनाया है ये। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी कि चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है। तो चेन ऑफ कस्टडी, ओके, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब देखो, किसी भी एविडेंस की चेन ऑफ कस्टडी फॉलो करने से पहले आपको उस एविडेंस का कलेक्शन करना रहेगा। कलेक्शन आप कहाँ से करोगे? जहाँ पे भी कोई क्राइम हुआ है। तो इमेजिन यहाँ पे कोई क्राइम हुआ, और यहाँ पे आपको जितनी चीजें हैं वो एज अ सॉलिड एविडेंस काम कर सकती हैं, ताकि आप किसी को जस्टिस दिला पाओ या उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर पाओ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अ एविडेंस। इसके बाद आपने एविडेंस को कलेक्ट तो कर लिया, बट उस एविडेंस का डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। डॉक्यूमेंटेशन जैसे, इमेजिन आपको किसी क्राइम सीन में कोई शूज मिलता है। ओके, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। क्राइम सीन में कोई शूज मिलता है, अब आप उस शूज को कलेक्ट तो कर लिए। अब सोचो शूज का डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते होंगे? तो शूज का कलर क्या था, शूज का साइज क्या था, क्या शूज कहीं से फटा था, उस शूज का ब्रांड क्या था, ये सारी चीजें आपको एक पेपर में नोट करके, एक फॉर्म में नोट करके ही सबमिट करनी रहती हैं, तभी उसको इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यही है कि जो भी एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हो, उसका कलर, उसका साइज, वो दिखने में कैसा था, उसमें स्टेन था नहीं था, किस कलर का स्टेन था, क्या वो स्टेन ब्लड का था, ये सारी चीजें आपको वहां पे लिखनी रहती हैं। ओके, अब आपने कलेक्ट भी कर लिया, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी कर लिया, अब क्या करोगे? उसको ट्रांसफर करोगे। कहाँ से ट्रांसफर करोगे? किसी क्राइम सीन से किसी एफएसएल में ट्रांसफर करोगे, किसी फॉरेंसिक लैब में ट्रांसफर करोगे, ताकि उसका क्या हो सके? वहां पे एनालिसिस हो सके। तो आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर के बाद मैंने क्या बताया? एफएसएल में उसका क्या होगा? एनालिसिस होगा, कि वो शूज में जो स्टेन मिला था, ठीक है, उससे प्रोफाइल जनरेट करी जाएगी, डीएनए प्रोफाइल बनाई जाएगी, फिर सस्पेक्ट के रेफरेंस से उसको कंपेयर किया जाएगा, और फिर एक तरह के कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि जिसका शूज था वो पर्सन उस सस्पेक्ट से रिलेटेड है या नहीं। ओके, तो ये सारा पार्ट एनालिसिस का होता है। इसके बाद एनालिसिस भी हो गया, तो एनालिसिस के बाद जो भी डेटा, जो भी रिजल्ट्स आएंगे, उनका स्टोरेज और प्रेजेंटेशन। ओके, तो स्टोरेज ऐसा नहीं है कि हमने रिपोर्ट जनरेट कर ली तो उसके बाद वो एविडेंस हमारे काम का नहीं है, हमको उसको फेंक देना है, ऐसा नहीं होता है। सालों साल एविडेंस को प्रिजर्व करके, स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि कभी भी किसी भी केस को कोर्ट में कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। तो फॉर फ्यूचर
रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्यूचर नीड्स, अगर हमें दोबारा से उस पूरी प्रोसेस को, उस पूरे एविडेंस को रीएनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास वो एविडेंस सुरक्षित हमारे पास होना चाहिए। इसीलिए हर एविडेंस को उसके रिजल्ट एनालिसिस के बाद हम स्टोर करके रखते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको हम कोर्ट में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक स्टेप होते हैं किसी भी चेन ऑफ कस्टडी को फॉलो करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक केस स्टडी के थ्रू समझाऊंगी कि चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट रहता है और क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप किसी चेन ऑफ कस्टडी को फॉलो करते हो। ओके, तो किसी भी, जब मैं सीओसी लिख रही हूँ तो उसका मतलब क्या है, चेन ऑफ कस्टडी। ओके, तो विदाउट सीओसी मैंने आपको बताया एविडेंस यूजलेस है। आप कितना भी कोर्ट में जाके उस एविडेंस को वेरीफाई कर पाओ, उस एविडेंस को प्रेजेंट करो, कितना भी सॉलिड एविडेंस है, अगर उसका चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं हुआ है तो वो एविडेंस कैसा है, यूजलेस है। ओके, इसके बाद क्या होता है कि चेन ऑफ कस्टडी किस लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है बाय टैम्परिंग, कंटैमिनेशन, लॉस और सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो अगर आप प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन कर रहे हो तो किसी भी एविडेंस का टैम्परिंग यानी कि उसका चेंज होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, किसी भी तरह का कंटैमिनेशन उसमें नहीं होता है, वो एविडेंस हमसे छूटता नहीं है या गुम नहीं हो जाता है, या गुम हो भी जाता है तो हमारे पास सॉलिड प्रूफ होता है कि ये किस किस स्टेज से गुम हुआ है। क्या ये किसी ऑफिसर के या किसी पुलिस ऑफिसर से इनिशियल स्टेज में ये एविडेंस गुम हो गया था, या एफएसएल जाते वक्त गुम हो गया था, या एफएसएल के बाद वो जज के सामने जाते जाते गुम हो गया था। तो इन सारी चीजों का आंसर हमारे पास होता है अगर हम किसी भी एविडेंस की चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन कर रहे होते हैं। ओके, तो चेन ऑफ कस्टडी इंश्योर करती है जजेस एंड ज्यूरीज के सामने कि हमारा जो भी फॉरेंसिक फाइंडिंग्स है वो कितने ट्रस्टवर्दी हैं, कितने सॉलिड है, कितने कितना उनका इंटेग्रिटी हाई है। तो ये सारी चीज़ों को इंश्योर करना जजेस के सामने, हमारी ज्यूरीज के सामने, कि अगर हमने चेन ऑफ कस्टडी फॉलो किया है इसका मतलब हम आपके सामने जो भी एविडेंसेस लेके आ रहे हैं उनका इंटेग्रिटी 100% है, दे आर 100% सर्टिफाइड, दे आर 100% वेरीफाइड एविडेंसेस। ओके, तो अब चेन ऑफ कस्टडी का रोल मैं आपको एक पॉपुलर केस के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, जो कि केस था आरुषि तलवार का। तो डॉक्टर राजेश तलवार वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये केस आई थिंक 2008 के आसपास का है। तो 2008 में इतना पॉपुलर केस हुआ था कि ये पूरा पूरी दुनिया के लिए एक बहुत सेंसेशन बन के सामने आया था। तो क्या हुआ था इस केस में, मैं आपको डिटेल बाय डिटेल बताऊंगी ताकि आपको सारी चीजें फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले इस केस को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगी, जो कि है व्हाई चेन ऑफ कस्टडी मैटर्स। ओके, तो हम सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं कि चेन ऑफ कस्टडी मैटर क्यों करता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, कलेक्शन, किसी भी क्राइम सीन से आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप किसी भी एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हो तो कैसे कलेक्ट करोगे, तो ग्लव्स से, टूल से, स्वैप से, जो भी चीजें आप कलेक्ट कर रहे हो उनका कलेक्शन प्रॉपर हो, ये चीज को इंश्योर करने का काम किसका रहता है, पुलिस ऑफिसर्स का रहता है, या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का रहता है। ओके, इसके बाद आपने एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद आपको उसकी लेबलिंग और पैकेजिंग भी करनी है। मेक श्योर कि आप एविडेंस की पैकेजिंग प्रॉपरली करो। अगर एविडेंस की पैकेजिंग ही प्रॉपरली नहीं होगी तो एविडेंस में कंटामिनेशन के चांसेस क्या होंगे, 10 टाइम्स मोर हो जाएंगे। और जब कंटामिनेशन का चांसेस हो जाएगा तो उसकी इंटेग्रिटी को भी खतरा है, वो इंटेग्रिटी भी कम हो जाएगी। इसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने बता दिया, उसकी केस आईडी होनी चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, किसने उसको कलेक्ट किया, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती हैं। इसके बाद उसका ट्रांसफर, कि वो कहाँ से कहाँ मूव करते हुए कहाँ तक पहुंचा। ओके, स्टोरेज मैंने बता दिया कि एविडेंस को आप लॉकर या किसी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में स्टोर करोगे, इसके बाद आप उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करोगे विद अ प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी। तो ये था चेन ऑफ कस्टडी के बारे में ओवरव्यू। ओके, तो अब हम फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव से समझते हैं चेन ऑफ कस्टडी को। तो फॉरेंसिक लैब डिपेंड ऑन द अनब्रोकन सीओसी। तो फॉरेंसिक लैब का काम, देखो, किसी को जस्टिस दिलाने का काम किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का नहीं होता है, किसी लॉ प्रोसीडिंग को करने का काम फॉरेंसिक एक्सपर्ट का नहीं होता। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम ये होता है कि जो भी एविडेंसेस उनके पास आए हैं वो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स बनाए और वो जाके वहां पे सबमिट करते हैं। इसके बाद वो किसके फेवर में है, किसके फेवर में नहीं है, इन सारी चीजों से किसी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, तो अगर चेन ऑफ कस्टडी
मेंटेन नहीं है, तो जो भी डीएनए रिजल्ट या किसी भी तरह के डीएनए रिजल्ट आए हैं उनको फेंक दिया जाएगा। जज फेंक देगा, उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो सीओसी लिंक साइंटिफिक रिलायबिलिटी एंड लीगल एडमिसिबिलिटी। तो अगर आपका जो सीओसी मेंटेन नहीं है तो आपके एविडेंस की साइंटिफिक रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है और उसको लीगली भी एडमिसिबल नहीं माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, किसी भी फॉरेंसिक चेन ऑफ कस्टडी को जब आप मेंटेन करते हो ना, तो आपके पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि बार कोडिंग हो गया, या किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे ट्रैक करना है, ठीक है, या चेन ऑफ कस्टडी के मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं, आप उनको यूज करके अपनी चेन ऑफ कस्टडी को, अपने केस की चेन ऑफ कस्टडी को कैसे इनहेंस कर सकते हो, कैसे उसकी इंटेग्रिटी को इंश्योर कर सकते हो। तो ये चीजें इजी बनाती हैं किसी भी केस की चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करने के लिए। एग्जाम्पल, इन डीएनए fingerprinting, if a blood sample's COC is broken or contamination, doubt can invalidate the result। तो इमेजिन अगर आपने किसी भी ऐसा सैंपल है जो किसी ब्लड से रिलेटेड है। ओके, तो आप ब्लड से रिलेटेड है, इसका मतलब आप क्या करोगे, डीएनए को आइसोलेट करोगे, इसके बाद आप उसका पीसीआर करोगे, फिर आप कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू एक इलेक्ट्रोफेरोग्राम यानी कि डीएनए प्रोफाइल को जनरेट करोगे। अब डीएनए प्रोफाइल जब आपने जनरेट कर ली, लेकिन उस डीएनए उस ब्लड में एक कंटेमिनेशन हो गया, ठीक है, वो डीएनए कैसा होगा, कंटेमिनेटेड हो गया, या उस चेन ऑफ कस्टडी के दौरान उसकी चेन ऑफ कस्टडी ब्रेक हो गई, या कहीं पे आप उसको प्रूफ नहीं कर पाए कि इसका इंटेग्रिटी 100% है, या ये डीएनए वही सैंपल है जो हमने क्राइम सीन से कलेक्ट किया था। अगर आप ये चीजें प्रूफ नहीं कर पाओगे, तो जो भी डीएनए रिजल्ट आप कोर्ट में एडमिसिबल करने के लिए जाओगे, तो जज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए एक छोटे से छोटा स्टेप भी चेन ऑफ कस्टडी में मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आपको तब समझ में आती है जब वो एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल नहीं हो पाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं चेन ऑफ कस्टडी में, तो सबसे पहले ह्यूमन एरर इन डॉक्यूमेंटेशन। अगर डॉक्यूमेंटेशन कोई इंसान कर रहा है और उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, इमेजिन आप शूज नंबर 8 था बट आपने गलती से उसका शूज नंबर क्या डाल दिया, 4 डाल दिया, पूरा का पूरा एविडेंस ही चेंज हो गया। ओके, तो एविडेंस की इंटेग्रिटी खत्म हो चुकी। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन में ही कोई प्रॉब्लम आई, किसी और डेट को कलेक्ट हुआ बट आपने कोई और डेट डाल दी, ठीक है, एविडेंस का बैकलॉग हो गया, लैब में कोई एविडेंस खो गया, या एविडेंस खत्म हो गया, हम प्रोफाइल ही नहीं जनरेट कर पाए। लैक ऑफ ट्रेनिंग अमंग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बेसिकली कौन होता है, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर्स के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है किसी भी एविडेंस को कलेक्ट करने की, या उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने की, या चेन ऑफ कस्टडी को फॉलो करने की, तो उस एविडेंस का मतलब खत्म हो जाता है, वो एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होगा ही नहीं। ओके, जब आप साइबर फॉरेंसिक्स की बात करते हो, तो वहां पे जो एविडेंसेस आप कलेक्ट करते हो उनको हम डिजिटल एविडेंसेस बोलते हैं। ओके, तो हमको पता है कि कोई भी डिजिटल चीज है उसको हम कॉपी कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई फोटो हो सकती है, कोई वॉइस क्लिप हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है, और हर चीज को हम क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, हर चीज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगर उसकी सीओसी, उसकी चेन ऑफ कस्टडी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगी, तो क्या बाय द एंड ऑफ द टाइम वो एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होगा, नहीं होगा। इसीलिए चेन ऑफ कस्टडी का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ आरुषि तलवार के केस के बारे में, जो जिसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने आपको वीडियो के कुछ स्लाइड्स पहले बोला था। तो इंसिडेंट होता है 2008 में। कब होता है, 15 से 16 मई 2008 के बीच में होता है। लोकेशन होती है नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या होता है कि आरुषि तलवार 14 साल की एक लड़की होती है, और उनके पिता और माता का नाम क्या होता है, डॉक्टर राजेश एंड डॉक्टर नुपुर तलवार। ये दोनों डेंटिस्ट होते हैं, ऑलमोस्ट दोनों काफी एजुकेटेड एजुकेटेड पर्सनालिटी होते हैं, और इनकी फैमिली में इनकी बेटी की सडनली डेथ हो जाती है। ओके, 16 मई 2008 को आरुषि की डेड बॉडी मिलती है उसके बेडरूम में विथ हर थ्रोट सिल्ट। तो उसके गले में वार किया गया था, उसके गले के थ्रू, गले में उसको चोट पहुंचा के, उसको कट करके उसको मारा गया था। तो ये डेड बॉडी मिलती है 16 मई को। ओके,
तो होता क्या है कि कुछ दिनों बाद जब सबको लगता है कि आरुषि को उसके घर के एक सर्वेंट यानी कि हेमराज ने मारा है, तो सबका डाउट किस पे जाता है? हेमराज में। सबको क्या लगता है कि हेमराज मर्डर करके घर से भाग गया है। बट क्या होता है कि कुछ दिन बाद यानी कि 17 मई, दो ऑलमोस्ट 1 दिन बाद क्या होता है कि हेमराज की डेड बॉडी उसकी छत पे मिलती है, जो कि तलवार के घर में यानी कि आरुषि तलवार के घर पे ही होता है। उसकी छत पे उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसका भी गला काटा गया था। ओके, उसके भी गले को स्लिट करके उसका मर्डर किया गया था। ठीक है, तो अब सारा डाउट जो पहले हेमराज पे था ना, वो सारा डाउट किसी और पे चला जाता है और ये केस बन जाता है डबल मर्डर का। ओके, तो आगे अब आप चेन ऑफ कस्टडी को ध्यान में रखना, जो पहले चीजें मैंने बताई थी, तभी चीजें समझ में आएंगी। तो फिर गेम में एंट्री लेती है सीबीआई। ओके, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होती है। तो the case was handed to the CBI after the criticism of नोएडा पुलिस। तो नोएडा पुलिस ना इस केस को हैंडल करने में फेल हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आता है कि हुआ क्या था, क्योंकि एविडेंसेस मिल नहीं रहे थे, किसी रिजल्ट पे पहुंचा नहीं जा सकता था। तो इस केस में एंट्री होती है सीबीआई की 2008 से 2009 के बीच में। दे सस्पेक्टेड, किसने? सीबीआई ने सस्पेक्ट किया 3 डोमेस्टिक वर्कर, जो कि थे कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल। तो इन पे सस्पेक्ट जो सारा शक था ना, जो जिसको सस्पेक्ट बनाया जाता है, वो इन तीनों को बनाया जाता है और इन तीनों का नार्को टेस्ट कराया जाता है। नार्को टेस्ट क्या होता है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, बट अभी आपको मैं जितना समझा सकती हूँ कि नार्को टेस्ट एक तरह का न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होता है, जहाँ पे यू नो हम किसी सस्पेक्ट को किसी तरह का नशा देके या उसको हाफ कॉन्शियस स्टेज पे रखे, उससे कुछ सवाल जवाब करते हैं और इसी के थ्रू हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। और मल्टीपल हम ब्लड प्रेशर भी मेजर किया जाता है कि सच या झूठ बोलते वक्त उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, या उसको किसी तरह की एंग्जाइटी हो रही है। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके हम एक नार्को टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो नार्को टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, बट हमें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिलता है और उन उन तीनों को छोड़ दिया जाता है। ओके, तो दूसरी सीबीआई टीम आती है 2009 से 2010 के बीच में और सारी थ्योरी को चेंज कर दिया जाता है। अब जो सस्पेक्ट बन जाते हैं वो उसके उस बच्चे के खुद के पेरेंट्स बन जाते हैं, यानी कि तलवार कपल बन जाते हैं। ठीक है, तो जो डॉक्टर तलवार थे, उनकी नूपुर तलवार और राजेश तलवार, इफ आई एम नॉट टेकिंग हिज नेम रॉन्ग, तो सारा सस्पेक्ट किस पे चला जाता है? उन पे चला जाता है। और ये क्लेम किया जाता है कि उनके पेरेंट, उस लड़की के पेरेंट्स ने सारे एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड कर रहे हैं बाय टेकिंग द नेम ऑफ अदर पीपल हु वर सर्विंग इन देयर हाउसेस। ओके, तो सारा अब सारा सस्पेक्ट सस्पेक्ट किसको बना लिया जाता है? तलवार फैमिली को, तलवार कपल को बना लिया जाता है और 2011 में ये केस को क्लोज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह के सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं थे जिसके थ्रू हम ये क्लेम कर सकें कि आरुषि और हेमराज का मर्डर तलवार कपल ने ही किया है। ओके, तो अब इसमें सबसे ब्यूटीफुल पार्ट जो है ना इस केस का, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कोशिश करने के साथ-साथ मैं आपको ये कुछ फैक्ट्स भी बताऊँगी जो कि लॉ से रिलेटेड रहेंगे, तो आप ये चीज़ें याद रखना। ओके? ट्रायल एंड कन्विक्शन होता है। ट्रायल 2012 में गाज़ियाबाद सीबीआई कोर्ट में चलाया जाता है। 25 नवंबर 2013 को कन्विक्टेड राजेश एंड नुपुर तलवार फॉर मर्डर। ओके, तो 2012 में ना उनको मर्डर के लिए यानी कि सेक्शन 302 आईपीसी और डिस्ट्रक्शन ऑफ द एविडेंसेस 201 आईपीसी के थ्रू उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है। ओके, तो सब जब जब पूरा जो सस्पेंशन है ना, जो सस्पेक्ट बनाया गया था, वो नुपुर तलवार और राजेश तलवार को बनाया गया था। तो उस टाइम में ना फिर उनपे ये केसेस लगाए गए कि उन्होंने मर्डर किया है और उन्होंने एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की या एविडेंसेस को खत्म करने की कोशिश करी गई है। तो ये चीज सीबीआई प्रूफ कर देती है समहाउ, और कोर्ट उनको क्या कर देता है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देता है। ओके, लेकिन क्या होता है? अपील एंड एक्विटल। ओके, तलवार अपील करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 12 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट acquitted them, stating that evidence was based on suspicion, not proof. Okay, the prosecution failed to establish the guilt beyond the reasonable doubt. Okay, तो कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या बोलता है कि जो भी एविडेंसेस हैं वो सस्पिशन के बेस पे हैं, वो कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इसका मतलब चेन ऑफ कस्टडी फॉलो नहीं हो पाई। पुलिस ने एविडेंस कलेक्शन के टाइम में इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दिया, या पुलिस फेल हो गई सॉलिड एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि तलवार कपल वर वेरी एजुकेटेड, दे वर डॉक्टर्स, तो समहाउ दे हैव प्रॉपर आइडिया कि किसी एविडेंस को कैसे खत्म करना है,
कैसे हम अपने आप को पकड़े जाने से बचा सकते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल एविडेंस को कैसे खत्म करना है। दे वर वेरी स्मार्ट फॉर दैट और दे डिड इट। और पुलिस ऑफिसर्स वर फेल्ड टू कलेक्ट द एविडेंस और टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द एविडेंस दे हैव कलेक्टेड फ्रॉम द क्राइम सीन। तो अब वो एविडेंस की जब इंटेग्रिटी नहीं बच पाई, जब वो चेन ऑफ कस्टडी प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाई, या वो एविडेंस को प्रॉपरली, ऐसा नहीं था कि एविडेंस थे नहीं वहां पे, डेफिनेटली एविडेंसेस होंगे, बट क्या हमारी जो अथॉरिटीज है, क्या वो इतनी इनफ उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल या कैपेबल थी उन चीजों को समझने के लिए? तो द आंसर इज नो। ओके, अब बहुत सारे एडवांसमेंट हो चुके हैं फॉरेंसिक्स में और लॉ में, बट क्या उस टाइम में इतने थे? नहीं थे, या थे भी तो हम क्या उससे अपडेटेड थे? नहीं थे। तो ये सारे केसेस ऐसे एग्जाम्पल्स बनते हैं जहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि किस साइड, साइंस के या सोसाइटी के किस साइड से कहाँ पे गलती आ रही है। तो क्या टेकअवेज बनते हैं इस केस के थ्रू? कि यहाँ पे 2 मर्डर होता है, आरुषि का और हेमराज का, और ये लास्ट में बाय द एंड ऑफ द टाइम इट इज अ स्टिल मिस्ट्री। कोई ये प्रूफ नहीं कर पाया कि आरुषि का मर्डर उसके पेरेंट्स ने किया है, या उन्होंने नहीं किया तो आरुषि का मर्डर किसने किया है। ये प्रूफ ही नहीं हो पाया क्योंकि हमको उसके लिए एविडेंस हमारे पास है ही नहीं, पुलिस वो एविडेंस कलेक्ट ही नहीं कर पाई। ओके, तो पेरेंट्स को पहले ब्लेम किया जाता है, उनको कन्विक्ट किया जाता है, बाद में उनको एक्विट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी एविडेंसेस थे वो सस्पिशन के थ्रू थे, उनका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। ओके, तो केस क्या बताता है कि पुअर एविडेंस हैंडलिंग, जो भी एविडेंस हमको उस टाइम पे मिल सकते थे उनकी हैंडलिंग गलत तरह से हुई, और बाय द एंड ऑफ द टाइम वो एविडेंस कैसे हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। कॉन्ट्रडिक्टरी इन्वेस्टिगेशन थ्योरीज, मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन थ्योरीज लगाई गई। पहले सस्पेक्ट किसी और को माना गया, फिर सडनली तलवार कपल को मान लिया गया, फिर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे दिया गया, फिर उन्होंने अपील करी और फिर उस अपील के थ्रू उनको बाद में छोड़ दिया गया, कुछ नहीं हुआ उनके साथ। और दूसरा, द डेंजर ऑफ मीडिया एंड सेंसेशनलिज्म। ओके, तो मीडिया सेंसेशनलिज्म क्या होता है कि अब कोई भी केस होता है मर्डर का, रेप का, तो इंडिया में क्या होता है, मीडिया उस केस को बहुत हाइप अप कर देती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उस उसके थ्रू इतना प्रेशर बन गया, कोर्ट ने भी बहुत टाइम नहीं लिया, उसको भी लगा कि नहीं अब हमको कैसे भी, इतना टाइम हो चुका है, अब हमको कैसे भी करके इस केस को एक एक एंड पे लेके जाना है, ताकि जो ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं फेलियर ऑफ लॉ के, फेलियर ऑफ जस्टिस के, फेलियर ऑफ पुलिस के, तो इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ जल्दबाजी करी गई, और बाय द एंड ऑफ द टाइम हम आरुषि तलवार को जस्टिस नहीं दिला पाए। तो ये की टेकअवेज थे इस केस के थ्रू। तो अब खत्म करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप चीजें कनेक्ट कर पाए होगे चेन ऑफ कस्टडी और आरुषि तलवार के केस के बारे में। और बहुत सारे केसेस ऐसे थे जहाँ पे बहुत अच्छा चेन ऑफ कस्टडी पुलिस ने मेंटेन किया, और हम विक्टिम को जस्टिस दिला पाए, और जो भी क्रिमिनल रहा है उसको उस क्राइम के अकॉर्डिंग हम सजा दिला पाए। ऐसा नहीं है कि चीज़ें सिर्फ खराब हैं, चीज़ें अच्छी भी हैं, और आज के टाइम में जो भी फॉरेंसिक्स में हम ग्रोथ करते जा रहे हैं उसके थ्रू चीज़ें दिन पर दिन और अच्छी होती जा रही हैं, राइट? तो इन फॉरेंसिक्स द एविडेंस डजंट स्पीक फॉर इटसेल्फ, द चेन ऑफ कस्टडी इज इट्स वॉइस, ब्रेक द चेन, जस्टिस ब्रेक्स विद इट। ओके, तो फॉरेंसिक में क्या होता है, कोई भी एविडेंस आपको ये नहीं बताएगा कि वो सच है या वो गलत है। ये चीज़ें कौन बताएंगी? वो चीज़ें बताएंगी चेन ऑफ कस्टडी। तो अगर आप चेन ऑफ कस्टडी को ब्रेक कर दोगे तो आप जस्टिस को भी ब्रेक कर रहे हो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन रखो और किसी भी एविडेंस की इंटेग्रिटी को बना के रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक ये वीडियो आधे घंटे के आसपास का हो गया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस फील होता है कि आपको पूछना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।